हेलो स्टूडेंट्स, डीपीएस गौतम क्लासेज में एक बार पुनः आपके सामने वास्तविक संख्याओं को लेकर मैं हाजिर हूँ। अभी तक आपने पिछले वीडियोज में देखा है कि वास्तविक संख्याओं के चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, उसके क्या सिद्धांत हैं और उस पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, यह पिछले वीडियोज में बताया गया है। साथ ही आपको गुणनखंड वृक्ष पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करना है, ये भी पिछले वीडियोज में हमने उदाहरण के द्वारा समझाया है। यह भी आपने उसमें देखा है कि गुणनखंड वृक्ष में अगर चर राशियाँ दी हुई हैं तो उसको आप उनका मान कैसे निकालेंगे, उसे कैसे हल करेंगे, ये पिछले वीडियोज में आपने देखा है। वास्तविक संख्याओं में अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको अब हम बताएंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। छात्रों, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के घातों के रूप में लिखा जाता है और लिखने की इस विधि को ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। इसे हम आपको लिख करके भी दिखाते हैं जिससे कि आप उत्तर पुस्तिका में उसे नोट कर सकें और आगे उसे आप अध्ययन के समय प्रयोग कर सकें। तो आज की हमारी पहली हेडिंग होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि जो भाज्य संख्याएं दी होंगी उनका आप अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड कर लेंगे और उन गुणनखंडों को घातों के रूप में जब आप लिखेंगे तो लिखने की इस विधि को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। इसे अगर परिभाषित करें आप तो लिख सकते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल को के रूप में लिखने की विधि को आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। एक बार फिर से इसको सुन लीजिए कि कोई भी भाज्य संख्या दी हुई है और उस भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आप लिख लीजिए और उन अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में फिर लिख लीजिए। उन घातों के गुणनफल को लिखने की जो विधि होगी उसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। इस आधारभूत प्रमेय का दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF और LCM निकालने में भी प्रयोग किया जाता है। HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक और LCM का मतलब लघुत्तम समापवर्त। तो इसके प्रयोग के लिए हम लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं के HCF तथा LCM ज्ञात करने में इस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। अब HCF निकालने का फार्मूला क्या बन सकता है इस प्रमेय के आधार पर? तो हम कह सकते हैं
HCF बराबर जो संख्या दी गई होगी, संख्या के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटी घातों का गुणनफल। कहने का मतलब ये हुआ कि HCF ज्ञात करने के लिए आपको जो भी संख्याएं दी गई होंगी उन संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड करिए, उन अभाज्य गुणनखंडों को आप फिर घात के रूप में व्यक्त करिए और फिर उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के घातों को आप देखिए कि उसमें कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड की घातें हैं जो सबसे छोटी घात है। तो जो सबसे छोटी घातें होंगी उन्हें ले लीजिए और उन छोटी घातों के गुणनफल को उन दी गई संख्याओं का HCF कहते हैं। फिर इस तरह से आप LCM भी निकाल सकते हैं, उसे भी फार्मूलाइज अगर करना हो सूत्र के रूप में आप देखना चाहें तो मैं लिख कर बता रहा हूं आपको। इस संख्या के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। इसको आप समझ लीजिए। LCM अगर निकालना है दी गई संख्याओं का तो उसमें भी वही प्रोसेस करेंगे आप कि दी गई संख्या का पहले अभाज्य गुणनखंड कर डालिए, उन अभाज्य गुणनखंडों को फिर आप उनकी घातों के रूप में व्यक्त करिए। घातों के रूप में व्यक्त करने के बाद जिन संख्याओं का LCM निकालना था उसमें देखिए क्रमशः कि कितनी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हुई हैं और उनकी सबसे बड़ी जो घातें हैं उनको क्रमशः आप नोट कर डालिए और उन सभी अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल को LCM कहेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि HCF की जब परिभाषा हमने किया तो उसमें हमने उभयनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया और LCM को जब परिभाषित किया तो उसमें उभयनिष्ठ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ये महत्वपूर्ण अंतर है जो आपको समझना है, ध्यान रखना है। शेष प्रोसेस कि दी गई संख्या का गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है और उन गुणनखंडों को घात के रूप में व्यक्त करना है। इतना करने के बाद जब HCF निकालना होगा तो आपको देखना होगा कि अभाज्य गुणनखंड की कौन सी घातें हैं जो उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ घातों को जब आप केवल लेंगे तो HCF मिलेगा और जब अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घातों को आप लेंगे, उभयनिष्ठ का ध्यान नहीं रखेंगे, केवल बड़ी घातें देख करके नोट करेंगे और उनका फिर गुणनफल करेंगे तो LCM प्राप्त होगा। और जब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की घातों को आप लेंगे, उसमें सबसे छोटी घातों को लेंगे तो HCF प्राप्त होगा। तो इस प्रकार LCM और HCF हम लोग ज्ञात करते हैं। अब आइए आगे हम फिर इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो अब हम लोग LCM और HCF पर एक अभ्यास प्रश्न करेंगे जिसके माध्यम से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर दी गई संख्या का HCF और LCM ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं अभ्यास प्रश्न के लिए। प्रश्न के रूप में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 120, 225, 120, 225
का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। ये अभ्यास प्रश्न है। अब इसे आप देखें ध्यान से। अभी आपको जब अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था तो उस दौरान हमने ये भी बताया था कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर हम लोग दी गई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। और फिर उसी में हमने आपको बताया है अभी जस्ट इसके पहले कि एचसीएफ और एलसीएम को परिभाषित कैसे किया जाता है। तो उन एचसीएफ और एलसीएम को परिभाषित करते वक्त हमने आपको ये बताया कि जो संख्या दी हुई है उसका पहले अभाज्य गुणनखंड कर डालिए, अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में लिखिए और उन घातों में सबसे छोटी घातों को लेकर के उनका परस्पर गुणनफल ज्ञात कर लें। जो सबसे छोटी घातों का गुणनफल प्राप्त होगा वही एचसीएफ होगा। उभयनिष्ठ घातों का गुणनफल जो प्राप्त होगा वो एचसीएफ होगा। साथ में एलसीएम के लिए बताया गया आपको कि दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके उन्हें घात के रूप में लिख लें और उन अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में जो संख्या प्राप्त हुई उसमें सबसे बड़ी घातों को एक साथ लीजिए और उन सबसे बड़ी घातों का गुणनफल ज्ञात कर लीजिए, तो वो एलसीएम हो जाएगा। तो इस आधार पर दी गई संख्या 120 और 225 इन दोनों संख्याओं को हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उन अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिखेंगे और लिखने के बाद एचसीएफ के लिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल लेंगे और एलसीएम के लिए अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल प्राप्त करेंगे। तो देखिए उस प्रोसेस को हम कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, आपको बीच बीच में हम बताते भी रहेंगे। जैसे 120, तो 120 को खंड करना है, हम इसको पहले खंड करते हैं तो 4 × 30, इसको फिर इसके आगे प्रोसेस कर रहे हैं। 4 × 30 को हम लोग लिख सकते हैं, अब घातों के रूप में लिख सकते हैं तो 2 और 30 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 और इसे फिर प्रोसेस आप करें तो आएगा 2 × 3 × 3 × 5। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 × 3 = 15 और 2 की पावर 3 8 होगा, 15 का 8 में गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 × 5 225, इसका आप खंड करेंगे तो पहले सिंपल लेवल पे हम करते हैं तो 9 × 25 मिलेगा और 9 × 25 को आप घात के रूप में अभाज्य गुणनखंड में चेंज करिए तो ये आएगा 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2। तो अब आप देख रहे हैं कि 120 के अभाज्य गुणनखंड घात के रूप में जो प्राप्त हुए वह है 2 की पावर 3 × 3 × 5। यहाँ 3 और 5 की पावर्स क्या हैं? 1 है, घातें 1 हैं। इसी तरह से 2 to 5 इसका जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ घात के रूप में वो मिला 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2। अब आपको एचसीएफ पहले निकालना है तो एचसीएफ के लिए हमने आपको परिभाषा बताई थी। क्या परिभाषा बताई थी? परिभाषा ये बताई थी कि जो अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में आप लिख लेंगे तो उसमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात लेंगे हम। तो एचसीएफ के लिए देखिए सबसे छोटी घात गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड की उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिलता है हमको? यहाँ देखिए 2 की पावर 3 120 में है, लेकिन 2 to 5 में 2 की कोई पावर उपलब्ध नहीं है, अर्थात 2 की पावर 3 को आप उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की घात नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार 3 की पावर 1 और 2 to 5 में 3 की पावर 2, यह इसमें सबसे छोटी घात क्या हुई? 3 की पावर 1 हुई और जो उभयनिष्ठ है। 3 एक ऐसा अभाज्य गुणनखंड है जो दोनों में उपलब्ध है यानी उभयनिष्ठ है, इसलिए 3 की सबसे छोटी घात हम लेंगे यानी 3 की पावर 1 यानी 3 को हम लेंगे। इसी प्रकार अगला खंड देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 है और 2 to 5 225 में भी 5 की 2 पावर उपलब्ध है। तो यहाँ 5 की पावर 1 यहाँ 5 की पावर 2, दोनों में सबसे छोटी घात 5 है। 5 की पावर 1 यानी 5 लेंगे आप। और
ये छोटी घातों को आपने ले लिया, इनका जब गुणनफल आप प्राप्त करेंगे तो ये मिलेगा 15, और इस प्रकार 120 और 225 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक 15 प्राप्त होगा। फिर इसी तरह से आपको LCM निकालना है। LCM यानी लघुत्तम समापवर्त लेना है। लघुत्तम समापवर्त के लिए आपको अभी हमने फिर बताया था, एक बार पुनः बता रहे हैं कि जब लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो हमें उभयनिष्ठ गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों की घात नहीं देखना है, हमें अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात देखना है, उभयनिष्ठ नहीं देखना है और छोटी घात भी नहीं देखना है। उभयनिष्ठ के अलावा सबसे बड़ी घातों को देखना है। इस बात को ध्यान रखिए, इस पर मैं बार बार जो है इम्फेसिस कर रहा हूँ, बार बार जोर दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि लड़के यहीं कंफ्यूज होते हैं, परीक्षा हाल में वो भूल जाते हैं कि हमें उभयनिष्ठ LCM में लेना था कि HCF में लेना था। अक्सर करके बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांचते वक्त हम लोगों ने महसूस किया है कि लड़के इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं और जहां LCM निकालना है वहां HCF निकाल देते हैं, जहां HCF निकालना है वहां LCM निकाल देते हैं। तो ये बात क्लेरिफाई कर देने से, बार बार कहने से ये चीज़ आपके अंतर्मन में बैठ जाएगी और इस तरह की गलती होने की संभावना बहुत ही कम होगी। तो LCM निकालने में फिर आपको एक बार दोहरा रहा हूँ कि जो भी संख्याएँ दी होंगी उनके अभाज्य गुणनखंडों में आप देखेंगे सबसे बड़ी घात, यहाँ उभयनिष्ठ नहीं देखेंगे, और HCF में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड और सबसे छोटी घात, ये दो चीज़ क्लियर करिए। तो LCM के लिए हम आप यहाँ देखते हैं 2 की पावर 3 है और 225 में 2 के पावर है ही नहीं है तो सबसे बड़ी घात हो गई 2 की पावर 3, इसको ले लिया। ऐसे यहाँ पर 3 है पावर 1 और यहाँ 3 की पावर 2, ये उभयनिष्ठ है तो इसमें बड़ी घात ले लीजिए आप, 3 की पावर 2 ले लीजिए। इसी तरह यहाँ देखिए 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है तो इसमें भी बड़ी घात 5 की पावर 2 ले लीजिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है तो 2 की पावर 3 का मान 8 होगा, 3 की पावर 2 का मान 9 होगा, 5 की पावर 2 का मान 25 होगा। अब इसको और मल्टीप्लाई कर दें तो आप जैसे चाहें वैसे मल्टीप्लाई करें, लेकिन आसान मल्टीप्लिकेशन होगा। 25 को 8 में मल्टीप्लाई कर दें तो 200 आएगा और इंटू 9, और 9 का 200 में अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो LCM आपका 1800 तो इस प्रकार से आपका LCM भी प्राप्त हो गया। इसको और ज़्यादा व्यवहारिक शब्दों में अगर प्रयोग करके कहा जाए, तकनीकी शब्दों का प्रयोग ना किया जाए और ज़्यादा व्यवहारिक शब्दों से समझाया जाए तो आप सीधे समझिए कि HCF निकालने के लिए आप केवल उन खंडों को लेंगे जो कॉमन हैं, जो दोनों या दो से अधिक जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, जितनी संख्याओं का आपको HCF LCM निकालने के लिए कहा गया है, उन सभी संख्याओं में जो जो गुणनखंड, जो जो फैक्टर कॉमन होंगे, सिर्फ उनकी छोटी घात लेंगे। और LCM के लिए आप उसे भी लेंगे जो कॉमन है और उसे भी लेंगे जो कॉमन नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख करके अगर लेंगे और फिर उनका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो आपसे गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी भी आपको अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर कुछ दूसरे प्रकार के 1-2 और अभ्यास प्रश्न हम देंगे और उन अभ्यास प्रश्नों के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करने का तरीका हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे अगला प्रश्न है तीन गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, ज्ञात करें। यह भी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर आधारित है। क्यों? क्योंकि इसमें भी अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग किया गया है और अभाज्य गुणनखंडों को आपस में मिला करके देखना है कि ये भाज्य संख्या बनती है कि अभाज्य संख्या बनती है। तो इसको हल करना बहुत ही सिंपल है। आप इसको
जो संख्या दी गई है उसे आप नोट करिए। 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 इस रूप में लिखा है। इसको हम थोड़ा सा और अभाज्य खंड में व्यक्त करते हैं तो हो जाएगा 3 और 12 को, चूँकि यहाँ 4 है तो इसको हम 2 करने के बजाय 4 पर ही ले लेते हैं, या चाहें तो घातों में व्यक्त कर दें तो भी चलेगा। 4 को हम 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 101 प्लस 2 की पावर 2। अगली लाइन में चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 101 इंटू 2 की पावर 2। अब आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 2 इसको फिर आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 को कॉमन ले लीजिए तो आएगा आपका 3 की पावर 2 इंटू 101 प्लस 1। इस प्रकार 2 की पावर 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर 4 आ जाएगा और 3 पावर 2 ये 9 होगा इंटू 101 प्लस 1 4 इन ब्रैकेट अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये 909 प्लस 1। फिर इसको अगर जोड़ लीजिए तो 4 इंटू 910 मिलेगा। और आप सीधे देखें, अब आगे मल्टीप्लिकेशन न भी करें तो भी सवाल हो चुका है, क्योंकि 4 भी भाज्य संख्या है और 910 क्या इकाई का अंक 0 है, तो इकाई का अंक जब 0 हो जाता है या 2 हो जाए तो अपने आप भाज्य हो जाता है। तो इस प्रकार से यह एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। तो इस तरह से ये सवाल हल हो जाता है। अब आगे हम फिर इस अगला सवाल लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला एक सवाल फिर अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर दूसरे प्रकार का लेते हैं और देखते हैं उसको कैसे हल करना है। तो अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने हम लिख रहे हैं। लिखने से ये लाभ है कि आपको भी समय मिलेगा, आप उसे नोट कर सकते हैं, नोट करना भी चाहिए और उसे बार बार आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा। 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात करें। और इस प्रश्न का दूसरा पार्ट है कि साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि से (65) और 117 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। तो देखिए इस तरह के सवालों को कैसे हल किया जाता है। आप एक बार सवाल को ध्यान से पढ़ें तो आपके समझ में आ जाएगा। इस सवाल में देखिए लिया है 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। कहने का मतलब यह है प्रश्न का कि इस सवाल में 65 और 117 का HCF 65m माइनस 117 है। दूसरा, अभी जब आपको हमने दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालने का जो तरीका बताया है उसके हिसाब से आप चलेंगे तो 65 का आप अभाज्य गुणनखंड करें और घातों के रूप में लिख लें, 117 के अभाज्य गुणनखंड करें उसे घातों के रूप में लिख लें और उन घातों के उभयनिष्ठ जो सबसे छोटी घातें हों उनका गुणनफल ले लें तो HCF मिल जाएगा। यानी अंकगणितीय रूप से या फार्मूले से आप नियम से 65 और 117 का भी HCF निकाल सकते हैं और प्रश्न में भी उसका HCF दिया हुआ है। तो इन दोनों का जब तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे तो m का मान मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस हम लोग अपना रहे हैं कि प्रश्नानुसार
65 और 117 का HCF दिया हुआ है। क्या दिया है? 65m-117 ये दिया हुआ है। अब इसको हम कैलकुलेट करके निकालने का प्रयास करेंगे कि दोनों का HCF एक्चुअल कौन सी संख्या होती है। तो उसके लिए दोनों संख्याओं का अलग अलग हमको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 65 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप तो आएगा 5 × 13 और इसी प्रकार से 117 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा आपको 9 × 13 और 9 × 13 को घातों के रूप में करें तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 × 13। आप जानते हैं कि HCF के लिए जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं उन अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड जो सबसे छोटी घात का होता है उसे लिया जाता है। तो अब इसमें हम उभयनिष्ठ देख लें। देखिए 65 में 5 × 13 है और इसमें जो है 3 की पावर 2 × 13 है, यानी स्पष्ट है कि 5 उभयनिष्ठ नहीं है और 3 भी उभयनिष्ठ नहीं है क्योंकि वो दोनों में उपस्थित नहीं है। लेकिन 13 एक ऐसा अभाज्य गुणनखंड है जो उभयनिष्ठ है और उनकी सबसे छोटी घात क्या है? 1 है, या यह कह लीजिए कि बराबर घातें हैं तो उसे हम उभयनिष्ठ मानकर ले लेंगे। तो 65 और 113 में अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ? 13 प्राप्त हुआ और अकेले प्राप्त हुआ, इसलिए यही HCF हो जाएगा। और प्रश्नानुसार HCF क्या है? 65 और 117 का HCF 65m-117। अगर ये दिया हुआ HCF भी सही है और हमने जो कैलकुलेट किया यह भी सही है तो ये दोनों सही तभी हो सकता है जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो। इस कॉन्सेप्ट को आप लेकर चलेंगे। कहीं भी अगर एक ही बात को दो तरह से कहा गया हो और दोनों बातें सत्य हों तो दोनों बातें अलग अलग नहीं हो सकती हैं। तो इस लॉजिक को जब हम लेंगे तो 65 और 117 का दिया हुआ HCF और हमारे कैलकुलेशन से प्राप्त HCF दोनों बराबर होगा। तो इस आधार पर जब आप तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा 65m-117 बराबर 13। इसको फिर हल करेंगे तो ये जो अंक है 117 इसको हम उधर ले जाते हैं, पक्षांतर करते हैं तो मिलेगा 65m बराबर 117 + 13 और 117 + 13 को जोड़ दीजिए तो ये मिल जाएगा 130। इस प्रकार 65m बराबर 130, तो m का मान निकाल लीजिए। तो 130 में आप 65 से भाग दे देंगे और 65 का दूना जो है 130 होता है तो 2 भागफल प्राप्त होगा। इस प्रकार आपको m की वैल्यू मिल गई। यह प्रश्न का एक पार्ट हल हो गया। इसमें देखिए कहा गया था कि m का मान ज्ञात कीजिए, तो इस तरह से m का मान मिल गया। ऐसे सवाल आएंगे आपको हल लगाने के लिए। इसका आगे का पार्ट कह रहा है साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि से 65 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। आप याद करिए, अभी हमने इसके पहले बताया है कि LCM ज्ञात करने के लिए जो संख्याएं दी होंगी उनका भी आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में लिख लेंगे। घातों के रूप में लिखने के बाद जो गुणनखंड प्राप्त होंगे उन गुणनखंडों में जो सबसे बड़ी घातें हों उनको आप नोट कर लीजिए और उन बड़ी घातों का आपस में गुणा कर दीजिए। जो गुणनफल प्राप्त होगा वो LCM होगा। तो उस हिसाब से 65 और 117 के जो बड़ी घात के गुणनखंड हैं उसको हम लेंगे। तो देखिए LCM के लिए कैसे मिलेगा। और दूसरे रूप में भी हमने बताया था कि आप उन अभाज्य गुणनखंडों को भी लीजिए जो कॉमन है और उन अभाज्य गुणनखंडों को भी ले लीजिए जो कॉमन नहीं है, अर्थात जो उभयनिष्ठ नहीं है, दोनों को ले लीजिए। तो उस हिसाब से लीजिए। 65 में देखिए 5 यहाँ है लेकिन दूसरे में 5 नहीं है, फिर भी 5 को ले लीजिए क्योंकि उसकी बड़ी घात एक ही घात है। 13 कॉमन है तो 13 को भी ले लिया और 3 की पावर 2 कॉमन नहीं है फिर भी बड़ी घात है उसको भी ले लिया। तो इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 5 = 65 × 9 और 65 में 9 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54 और 4 = 58। तो इस प्रकार 585 जो है LCM प्राप्त हो जाएगा और ये सवाल इस प्रकार हल हो जाता है। स्टूडेंट्स,
इस प्रकार हमने देखिए अभ्यास कराने का प्रयास किया है और मेरी ये कोशिश है कि उन छात्रों को भी साथ लेकर के चला जाए जो अक्सर करके कक्षा में पीछे छूट जाते हैं। और उनके छूटने का कारण क्या होता है कि उनकी सीखने की जो गति है वो धीमी होती है। और धीमी क्यों होती है? क्योंकि वो सेल्फ पेसिंग करते हैं, अपने हिसाब से वो सीखना चाहते हैं। जबकि समूह में दबाव होता है, जो तेज़ दौड़ने वाले लड़के हैं उनके साथ दौड़ने के लिए शिक्षक उन्हें प्रेशराइज करते हैं, या यह कह लिया जाए कि शिक्षक भी उन बच्चों के साथ चलते हैं जो तेज़ गति से चल रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चे छूट जाते हैं। लेकिन मेरी इस क्लासेज का एक सबसे बड़ा पहलू यही है कि हम उन बच्चों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं, धीमी गति से सीख पाते हैं, लेकिन सीखने की पूरी आकांक्षा उनके अंदर है और वो सीखना चाहते हैं। तो इसलिए बहुत धीमी गति से इसको सिखाया गया है। आप इससे भी स्लो अगर चलना चाहते हैं तो उसका उपाय आपके हाथ में है। आप इस वीडियो को बार बार देखें। इसके पहले की जो वीडियो हैं सब वीडियोज एक दूसरे से लिंक हैं और एक चैप्टर के जितने पार्ट्स बनाए जा रहे हैं वो सब आपस में लिंकअप होते हैं। तो जब भी देखें तो एक चैप्टर के सभी पार्ट्स को देखें और उसको कई बार देखें। देखने के साथ साथ उन्हें नोट्स भी करें। नोट करके आपको अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ने अच्छे ढंग से समझाया है, आपको बढ़िया समझ में आया है, तो आप इसे भी शेयर करें अपनी भावना को, जिससे कि मुझे फीडबैक मिलेगा कि समझाने का तरीका मेरा सही चल रहा है। और उसके आधार पर हम अपने को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी थोड़ा बहुत और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप कमेंट्स देंगे तो आगे की वीडियोज़ में और क्लैरिफिकेशन आएगा। इसलिए स्टूडेंट्स आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें और अपने परफॉर्मेंस को बेटर करें।